नमस्कार। डीडी न्यूज की विशेष पेशकश चर्चा में आप सभी का स्वागत है। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि इस कार्यक्रम में हम लेकर के आते हैं आपसे जुड़े हुए मुद्दों और सरोकारों को, जिससे आपको नई नई जानकारियां दे सके और सूचनाएं आप तक पहुंचाएं ताकि आप उसका लाभ ले सकें। तो हमारी आज की इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे पर्यावरण और पौधरोपण को लेकर के। जिस तरीके से जो वृक्षारोपण हो रहे हैं वो बहुत ही अहम है, क्योंकि जो प्रकृति है, प्रकृति हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। हमें प्रकृति को बचाने के लिए पौधरोपण करना बहुत ज़रूरी है, वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि जब प्रकृति सही रहेगी तो हमारा जीवन और हमारी दिनचर्या भी सुदृढ़ रहेगी। हालांकि इस दिशा में सरकारें काफ़ी कुछ काम कर रही हैं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, वो काफ़ी कुछ पौधरोपण करती हैं। अभी हाल फिलहाल में ही इस बार 7 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है राज्य सरकार की तरफ से। क्या कुछ है, क्या कुछ हो सकते हैं आगे आने वाले वक्त में, इन सभी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ प्रमोद कुमार पांडे जी, जो कि आप उप वन संरक्षक हैं जयपुर मुख्यालय में। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। जी प्रमोद जी, जिस तरीके से आज का जो हमारा विषय है वृक्षारोपण और पर्यावरण, तो हम सबसे पहला सवाल आपसे यही ले सकते हैं कि जो हम पर्यावरण की अगर बात कर रहे हैं, वृक्षारोपण की अगर बात कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ें, अगर हम पौधरोपण की बात करें तो पौधरोपण में क्या कुछ चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जैसे शुरुआत की कि पर्यावरण का के तहत वृक्षारोपण में क्या उसका महत्व है, तो मैं बता दूं, पर्यावरण एक बहुत ही व्यापक शब्द है और उसका बहुत ही व्यापक उसका दायरा है। पर्यावरण का सीधा सा अर्थ ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी जीवित और जो जीवित नहीं हैं, जो भी तत्व हैं और जो हमें प्रभावित करते हैं, उसको हम पर्यावरण कहते हैं जी। और अगर मैं ये कहूँ कि वृक्षारोपण और वृक्षों की जो भूमिका पर्यावरण में वही है जो एक शरीर में आत्मा की होती है। अगर वृक्ष और वृक्षारोपण नहीं हो तो पर्यावरण के बहुत सारे तत्व जो है बिखर कर खत्म हो जाएंगे। इसलिए वृक्षारोपण का महत्व इसी प्रकार का है। बिल्कुल। हम पर्यावरण की अगर बात करते हैं तो पर्यावरण, हालांकि हम लोग प्रकृति से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन अगर हम इस प्रकृति में देखें तो कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक है जिन पर हमें एज अ ह्यूमन बीइंग उस पर ध्यान देना चाहिए, एक मानवता के जरिए उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर बताएं सर। देखिए, जब हम बात वृक्षारोपण और पेड़ों की करते हैं तो सिर्फ पेड़ या वृक्षों की बात नहीं होती, उसके इर्द गिर्द, क्योंकि उनका एक इकोसिस्टम होता है। पेड़ हैं, पक्षी हैं, वन्य जीव हैं, तमाम तरीके के जीव हैं, पानी है, आपका वातावरण है, आपकी गर्मी और सर्दी का कंट्रोल कौन करता है। तो देखें तो ये सबको प्रभावित कर रही है। तो हम पेड़ के नाम पर इतनी सारी चीज़ों को हम उसके संरक्षण की और उसके महत्व की बात करते हैं। सर, जिस तरीके से पर्यावरण है, पर्यावरण तो हालांकि जिस तरीके से आपने अच्छा प्रकाश डाला कि कई चीज़ों से मिलकर के बना है, वृक्ष हैं, पेड़ हैं, जानवर हैं और जंतु हैं, जीव हैं, सारे कुछ लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन अगर हम इसके दोहन की बात अगर करते हैं, पर्यावरण को क्षति की अगर बात करते हैं, तो कौन कौन से तत्व हैं जो पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं सर? देखिए, क्या होता है कि पर्यावरण की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करें पर्यावरण संतुलन की जी। लेकिन पिछले कई सौ सालों से जब से तकनीकी का विकास हुआ और मनुष्य विकास करने लग गया, तो हमारे कुछ आर्टिफिशियल तत्व जो है इस पर्यावरण में हम लोग डालने लग गए, जिससे क्या हुआ कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लग गया। उदाहरण के तौर पर जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी जितनी एक्टिविटी होती हैं विकास की, हमारे रोज़मर्रा की जिसमें हम जी रहे हैं, वो हमारे वातावरण में जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से ग्रीन हाउस इफेक्ट आ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आने से हमारा तापमान बढ़ रहा है और तापमान बढ़ने से हमारे जलवायु में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। और उस जलवायु परिवर्तन में एक और देखने की बात है कि बहुत कम समय में ये परिवर्तन हमें, हमारी पीढ़ी को विजिबल हो गया जी। जबकि प्रकृति में चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। प्रकृति में परिवर्तन तो सतत प्रक्रिया है, लेकिन वो इतना स्लो होता है अदरवाइज कि आपको पता नहीं लगेगा। हमारी एक पीढ़ी को, दो पीढ़ी को शायद वो पता ही नहीं लगेगा, वो पास हो जाएगा। और लेकिन ये हमें दिखने लग गया, जो कि एक बहुत बड़ा एक मतलब सूचक है कि हमारा पर्यावरण बिगड़ रहा है और इससे हमारे स्वयं के ऊपर जो है ना बहुत सारे खतरे हैं।
बिल्कुल। तो जिस तरीके से आप विकासवादी इस दौर में जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अगर हम पर्यावरण संरक्षण की अगर बात करते हैं, हालांकि आपने कुछ बिंदुओं को बताए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अगर हम इसकी रेमेडी की तलाश करते हैं, अगर क्या उपचार है, कैसे लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, कैसे इसको लोगों को जागरूक किया जाए, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं? देखिए, यही मैं कह रहा था कि विकास की जो गति है उसको आप पलट नहीं सकते, बिल्कुल, लेकिन उसके साथ संतुलन का काम कर सकते हैं। अब संतुलन के काम में जैसे कि पेड़ों की, वृक्षों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। उदाहरण के तौर पर कहूँ कि भाई ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रहा है उसको कम कैसे किया जाए। एक तो तरीका यह है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड कम छोड़ा जाए, जो कि संभव नहीं दिख रहा, जनसंख्या बढ़ रही है, विकास के कार्य बढ़ रहे हैं। एक ये है कि ऐसी तकनीकी लाई जाए जिसमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड निकले, वो एक तलाश हो रही है और ये भी की तरफ जा रहे हैं हम लोग। लेकिन उससे ज़्यादा एक और चीज़ है कि जो हमें सामने दिख रही है कि भाई इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वातावरण से कैसे कम किया जाए, तो उसको पेड़ों के माध्यम से, क्योंकि पेड़ जितने होते हैं वो कार्बन को सोखते हैं। अगर सोखते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है, और घटती है तो वापस पर्यावरण संतुलन बढ़ता है। तो ये सबसे आसान और सबसे सही तरीका यही है कि जितने पेड़ ज़्यादा होंगे उतना ही कार्बन डाइऑक्साइड कम, और उससे जो बिगड़ा हुआ जो जलवायु परिवर्तन की बातें होती हैं उस पर असर पड़ेगा। बिल्कुल। तो जिस तरीके से प्रकृति को बचाने के लिए और पर्यावरण संतुलन बनाने के लिए पौधरोपण बड़े पैमाने पर किए जाते हैं, अभी हमने शुरुआत में भी कहा कि सरकारें इस ओर काफ़ी कुछ ध्यान दे रही हैं। अगर हम बात करें तो सर, क्या इस बार का ये जो मौसम है, ऐसे दौर में ही जो पौधरोपण किए जाते हैं, बड़ी संख्या में किए जाते हैं, हम अगर संख्यात्मक उस पर बात करें तो लगभग कितने वृक्ष या कितने पौधे लगाए जाएंगे और इसमें जन सहभागिता की कितनी गुंजाइश है? जी, इसमें देखिए, बिना जन सहभागिता के तो कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। इस साल का जो हमारे सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया है उसका नाम है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जी। और इस मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत टोटल हमें 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और अगर उसको मैं थोड़े और तरीके से करूं तो उसमें से जन सहयोग के लिए हमने 2 करोड़ पौधे तो रखे हैं कि आम जनता को बांटने के लिए। इसी तरीके से हमने जो पंचायत राज संस्थाएं हैं जी और दूसरे डिपार्टमेंट, उनको भी हमने कहा है कि 2 करोड़ पौधे उनको भी देंगे, जो कि अल्टीमेटली वो कहीं वन क्षेत्र के बाहर लगेंगे। इसके अलावा हमारे वन क्षेत्रों में 80,000 हेक्टेयर में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिसमें 2.5 करोड़ लगाएंगे। इसी तरीके से वन विभाग द्वारा मनरेगा वगैरह के तहत करीब 50 लाख पौधे ये लगेंगे। तो कुल मिलाकर के ये 7 करोड़ का इस साल का लक्ष्य है। तो सर, जिस तरीके से 7 करोड़ इस बार का लक्ष्य है कि 7 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे, एक चीज़ टेक्निकलिटी की बात है सर, जैसे हर बार लगभग इसी संख्या में या थोड़ा कम ज़्यादा पौधे रोपे जाते हैं, लेकिन उसके बाद कई बार मौसम की मार और कई बार बारिश ना होना, पानी की कमी से कुछ पौधे जो होते हैं पनप नहीं पाते हैं, वो बढ़ नहीं पाते हैं। ऐसे में उनके संरक्षण के लिए आपका विभाग क्या कर रहा है कि अगर 7 करोड़ पौधे लग रहे हैं तो उनको 7 करोड़ पौधे को जीवित रखना, उनका संरक्षण करना और वो निरंतर आगे मतलब विकसित करते रहें, विकास करते रहें और बढ़ते रहें, उस दिशा में क्या कर रहे हैं सर आप लोग या सरकार क्या कर रही है? जी, सबसे बड़ी चुनौती यही होती है। पेड़ तो लगाना आसान है, पेड़ आप लगा देंगे, बरसात आएगी तब तक रहेगा, लेकिन इतने सारे तत्व हैं। वैसे भी राजस्थान की जो जलवायु है थोड़ी सी हार्श है जी। यहाँ की जो एयर में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो बड़ा कठिन हो जाता है ऐसी चीज़ों को बचाने के लिए। तो वन विभाग तो इसके लिए उनके जो 80,000 हेक्टेयर में जो काम कर रहा है, तो उनके तो अपने जो उनके मॉडल्स हैं उसको 5 साल तक, 7 साल तक या 8 साल तक उसका वो देखभाल करती है और कोशिश करती है कि उसमें से पौधे जीवित रहें। इसके अलावा जो अन्य है कि जैसे कि अभी एक चर्चा चल रही थी कि मनरेगा के मजदूरों को भी लगाया जाएगा, कि इसमें मनरेगा को भी जोड़ करके और वृक्षारोपण के संधारण के लिए उनका भी उपयोग लिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही अच्छा ये भी प्रयास है। तो इससे ये होगा कि भाई कोई ना कोई उसकी देखभाल करता रहेगा। और जो आम जनता को हम लोग वितरित करते हैं उनसे भी हम ये, क्योंकि उसमें तो उन्हीं का रहता है, वो अपने खेतों में, घरों के अंदर या जहाँ भी उनको जगह होती है वो लोग लगाते हैं, तो लोग भी कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार के प्रयासों से कोशिश ये किया जाता है कि अधिक से अधिक पौधे जीवित रहें। लेकिन ये है कि भाई जीवित चीज़ें हैं तो उसका नुकसान थोड़ा होता है जी, लेकिन प्रयास
हरदम कर रहे हैं, नई तकनीकों का भी प्रयास किया जाता है। बिल्कुल। तो राजस्थान में हम अगर देखें तो कई जगह पर वेटलैंड पाए जाते हैं। वेटलैंड जिस तरीके से हैं वो हमारे जलवायु परिवर्तन में भी और जो उस आसपास की जो क्षेत्र है, जो एरिया है, वहाँ पर काफ़ी कुछ मदद करता है। इन वेटलैंड्स के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा या कुछ विभाग के द्वारा क्या कुछ चीज़ें की जा रही हैं? देखिए, वेटलैंड के संरक्षण के लिए इसका अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, राष्ट्रीय तौर पर जी। और मतलब अपने स्टेट के तौर पर हर जगह पर उसके संरक्षण की योजनाएं हैं। इंटरनेशनल सम्मेलन होते हैं वेटलैंडों को बचाने के लिए, और उसमें घोषित होता है कि ये कौन सी साइटें होंगी जिनको हमें बचाना है। जैसे एक बार रामसर में हुआ था, तो अपने यहाँ बहुत सारी साइटें रामसर में आई थी, जैसे सांबर से लेकर के इनका आया था। तो ये इनका उद्देश्य यही होता है कि भाई इस पर फोकस करे सरकार जी। और लोगों में अवेयरनेस हो। और हमारे यहाँ भी क्या है, वेटलैंड तो अथॉरिटी बनी हुई है। अथॉरिटी ये देखती है कि जितने भी वेटलैंड है, चाहे उदयपुर जोन में हो, चाहे अन्य जोनों में हो राजस्थान के, उसको बचाने के लिए विशेष प्रयास करते हैं कि भाई उनके पास अतिक्रमण नहीं हो, उनके आसपास जो जहाँ से पानी आता है, जिन सोर्सेज से पानी आता है, उन सोर्सेज को हम किस तरीके से बचाएं जी, जिससे कि उनका जो कैचमेंट एरिया है, उनका पानी आने का है। तो इस सब का एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है और इसके आधार पर हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस भी हैं, इसमें बहुत सारे कोर्टों के डायरेक्शंस भी आते हैं। तो इस आधार पर इसको बचाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो आपने काफ़ी कुछ अच्छा महत्वपूर्ण विषय उसमें बात की है। जिस तरीके से कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉलिसीज होती हैं और कुछ नियम कायदे भी बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए, जीव जंतु संरक्षण के लिए। तो वो कौन कौन से ऐसे जो कानून हैं या ऐसे नियम हैं जो पर्यावरण संरक्षण को रोकते हैं, वन्य जीव संरक्षण के लिए जो चीज़ें बनाई गई हैं, सर उस पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे? देखिए, वैसे तो हर चीज़ का एक एक्ट होता है। जैसे राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट आया, इसके बाद से जो सबसे जो प्रभावी कानून आया था वो केंद्र सरकार का आया था जी। कारण यह है कि हमारे समवर्ती सूची में, संविधान में वन उसमें समवर्ती सूची में है, तो इसमें केंद्र सरकार को कानून बनाने के अधिकार हैं। तो उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम बनाया, इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का बनाया जी। और ये व्यापक तौर पर जब से ये कानून लागू हुए तब से काफ़ी इसका पर फर्क पड़ा है। इससे आप वन भूमि को कोई डाइवर्ट नहीं कर सकते, आप जो संरक्षण वन्य जीवों का होता है उस पर बहुत ही इस तरीके के कानून बनाए गए कि लोग बाग उसमें कोई शिकार न कर सकें, और संरक्षण की जितनी चीज़ें होती हैं इन कानूनों के माध्यम से होती हैं। तो ये कानून जो हैं ये काफ़ी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से कुछ कई बार अक्सर ऐसी खबरें आती हैं सामने, हम लोग आप लोग उससे रूबरू होते रहते हैं कि जो वन्य ज़मीन होती है उस पर कई बार अतिक्रमण किया जाता है, कुछ लोग कब्जे कर लेते हैं और उस पर फिर जो है इमारत बना लेते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें कर लेते हैं। तो ऐसे में विभाग के द्वारा उन पर क्या एक्शन लिए जाते हैं? अगर ऐसे लोग ये कार्रवाई करते हैं या फिर इस तरह की कब्जेदारी करते हैं तो उनके लिए क्या नियम है, सज़ा के क्या प्रावधान है? देखिए, अतिक्रमण तो जनरली लोग बाग करते हैं जी, ये होता है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है जी। जहाँ तक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण की बात है, तो वन क्षेत्र की बात, अतिक्रमण की बात ये होती है कि वन क्षेत्र का डाइवर्जन नहीं हो सकता ऐसे अतिक्रमणों के लिए जी, पूरी तरह से रोक है। तो उसमें दो तरीके के अतिक्रमण हमारे यहाँ देखे गए हैं। एक तो ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं जो कि बरसात के मौसम में आपकी फसल उगाने के लिए स्थानीय लोग अपना करते हैं। फिर हमारे पास अपने लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत कार्रवाई करके उनको हटाया जाता है, और या राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट के तहत उसमें मुकदमे दर्ज करके और उनके खिलाफ उनके कार्रवाई की जाती है। अगर कहीं अतिक्रमण हो रहा है तो अक्सर हम लोग उनको ले जा कर के, अगर कोई निर्माण किया गया है तो उनको हम ढहा भी देते हैं। बेसिकली यही है कि ये एक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की मतलब से संबंधित चीज़ है, तो वो सारे कदम उठाए जाते हैं और इसमें वन कानून इसमें काफ़ी प्रभावी हैं।
बिल्कुल। तो जो प्रकृति है जिस तरीके से उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें मिल करके पशु पक्षी और जो जीव जंतु हैं सबको मिला करके ये चीज़ें बनी हुई है। अगर हम प्राकृतिक संसाधनों की बात करते हैं सर, हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, क्या हैं, जिन पर जो हम उस पर फोकस कर सकते हैं और उनसे काफ़ी कुछ चीज़ें ले सकते हैं? जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। बेसिकली अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो राजस्थान वन नीति बनाई गई है अभी 2021 में हुई थी। जो वन नीति ये कहती है जी कि टोटल राजस्थान में 20% हमारे पास ट्री कवर होना चाहिए। ट्री कवर का मतलब होना चाहिए कि भाई 20% क्षेत्र में कहीं ना कहीं पेड़ होने चाहिए। लेकिन जो हमारे जो संसाधन है, मैं उसकी थोड़ी सी स्थिति आपको बता दूं। जी बिल्कुल। अगर मैं इसके भौतिक क्षेत्रफल से बात करूं तो उसका 9.59% ही वन भूमि है, जो कि बहुत कम है। बहुत कम है। तो 20% का लक्ष्य हम वन भूमि से नहीं कर सकते। तो अब हमारे सामने एक ही चीज़ बचती है कि हम वन भूमि के बाहर जाएं। और अगर पेड़ों की और जिसको कहते हैं ना वृक्षाधित क्षेत्रों की बात करें, जिसको ट्री कवर की बात करते हैं, तो इस जो 9.56 कह लीजिए लगभग 10% है, उसका आधा ही जी में ही हमारे पास ट्री कवर है। अभी आधा हमारे पास बचा हुआ है, तो वो हमें करना है। 4.5% उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी कार्यरत रहना है, आगे बढ़ना है। इसके अलावा वन क्षेत्रों के बाहर, क्योंकि वन क्षेत्र का मतलब होता है लीगल स्टेटस वन का जी, उसके बाहर हमारे पास वेस्ट लैंड्स हैं, पंचायत लैंड्स हैं, प्राइवेट लैंड्स हैं, लोगों के एग्रो फॉरेस्ट्री है, लोगों के खेत हैं जी। ये सब चीज़ों को मिलाकर के 20% के लक्ष्य की बात चल रही है। तो अभी देखा जाए तो टोटल अगर 20% की बात करें तो 7.25% ही हमारे पास वृक्षाधित क्षेत्र हैं। यानी कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी 12.5-13% के आसपास अभी हमें जाना है। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, क्योंकि राजस्थान का बहुत बड़ा हिस्सा डेजर्ट है। बिल्कुल। तो प्राकृतिक संसाधनों की हमने बात की, उस पर आपने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई। अगर हम ऊर्जा संसाधनों की बात करते हैं तो राजस्थान में ऊर्जा के क्या कुछ संसाधन हैं जो इस प्रदेश को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर ऊर्जा के संसाधन के जरिए हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं? अब देखिए, राजस्थान में देखा जाए तो कोटा और इस क्षेत्रों में तो हाइडल पावर है, या ये आपके कोयले से चलने वाले हैं। तो एक तो ये बिजली उत्पादन, लेकिन जो सबसे बड़ा प्राकृतिक वाली बात है तो वो है आपके पास सनलाइट बहुत है जी। तो सनलाइट के क्षेत्र में सोलर एनर्जी का सबसे ज़्यादा वो है। इसी तरीके से आपके डेजर्ट क्षेत्रों में जैसे विंड पावर्स लगे हुए हैं जी, जैसलमेर हो गया इन क्षेत्रों में, क्योंकि हवाएं बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे पवन चक्कियाँ स्थापित हैं। तो अब बेसिकली जो सबसे बड़ा अब ये क्या है कि इसमें काफ़ी तकनीकी विकास भी हुआ है सोलर पैनल्स में। तो एक बहुत बड़ा केंद्र बन सकता है पूरे देश में, जो कि राजस्थान दे सकता है ऊर्जा के क्षेत्र में। बिल्कुल। राजस्थान में अक्सर देखा जाता है कि जल संकट की समस्या आए दिन रहती है, कई बार देखी जाती है। हालांकि बारिश के दौर में ये समस्या कम हो जाती है, इस दिशा में सरकार भी काफ़ी कुछ पहल कर रही है। तो ये जल संकट क्या है और ये क्यों रहता है हमारे राजस्थान में, और इससे हम कैसे उबर सकते हैं, कैसे निपट सकते हैं? देखिए, जहाँ तक राजस्थान का प्रश्न है, राजस्थान को रेगिस्तानी प्रदेश ही कहा जी। इसका आधा हिस्सा करीब करीब आपका वही है, रेगिस्तानी है। और जो बाकी है वो भी बहुत बहुत अच्छा एरिया नहीं है अगर पानी की दृष्टि से देखा जाए तो। आपका थोड़ा सा उदयपुर वाला जोन ठीक है, थोड़ा और इधर देखें अगर हम जयपुर और पूर्वी राजस्थान में, तो बेसिकली आपके पास जल संसाधन के रूप में भूगर्भ जल, जिसको कहते हैं ग्राउंड वाटर, ये बचा हुआ है। तो जल की स्थिति जो राजस्थान में हो, उस डेजर्ट के कारण ही इतनी बड़ी ये स्थिति आई हुई है। तो अब डेजर्ट के क्षेत्रों में तो नहरों से भी हम लोग लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे संसाधन है कि जो सस्टेनेबल नहीं है जी। अब सस्टेनेबल करने के लिए यही है कि भाई जो आपके पास पानी है उसको हम किस तरीके से संरक्षित कर सकते हैं। जल संकट की अगर हम बात करते हैं तो कई बार देखने को मिलती हैं कि लोग जो जल रहता है उससे काफ़ी कुछ नुकसान पहुंचाते हैं, मतलब वो कहीं पर भी पानी खोल दिया या फिर उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में जल को संरक्षण के लिए सरकार के द्वारा कुछ पॉलिसीज़ बनाई जा रही है। अभी हाल फिलहाल में ही बातचीत हो रही थी, एक पॉलिसी इसी बजट सत्र में आने वाली है कि जो पानी का जो दोहन करते हैं, पानी के जो नुकसान करते हैं
उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए कुछ पॉलिसी बनाई जाएगी। तो ऐसे में जल संकट को रोकने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए बेसिकली जल संकट का सबसे बड़ा, देखिए जल का उपयोग होता है एग्रीकल्चर फील्ड में। अब एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत पानी का उपयोग होता है। तो अब इस तरीके जैसे कि स्प्रिंकलर विधि से काफ़ी खेतियां होने लग गई हैं। तो एक तो वो तरीका है जो आपके करीब 50% 40% में ही आपको उतना ही उत्पादन देता है। इसी तरीके से आपका दूसरा है ड्रिप इरिगेशन है, इससे भी काफ़ी पानी के बचत को किया जा सकता है। तीसरी चीज़ ये है कि बढ़ने के साथ साथ जो है ना, जैसे जैसे विकास होता है तो बहुत सारे ऐसे सुविधाएं आ जाती हैं जिसमें पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि अवेयरनेस जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और अवेयरनेस हम जैसे आज बात कर रहे हैं तो इसी से होगी, और लोग बाग अवेयर भी हो रहे हैं। बिल्कुल। जलवायु अगर हम परिवर्तन की बात करते हैं, कई बार देखा जाता है तो कभी मौसम कभी ज़्यादा शुष्क हो जाता है तो कभी बहुत ज़्यादा नम हो जाता है, और ऐसा ये कभी भी हो सकता है। तो जो ये जलवायु परिवर्तन होता है, इसके प्रमुख कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं? तेज़ गर्मी आ जा रही है, हीट वेव बहुत ज़्यादा चलने लगती है, या फिर ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है? जी, जैसा कि मैंने शुरू में ये कहा था कि पर्यावरण का अर्थ क्या है कि जो हमारे इर्द गिर्द जितने भी चीज़ें हैं और जो हमें प्रभावित करती है उसको पर्यावरण करते हैं। विकास के कारण इसमें बहुत सारे असंतुलन पैदा हो गए। इस असंतुलन में जैसे मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा रोल है, इससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है कि ये पूरे तौर पर ये प्रकृति के जो हमारे जो पिछले कई सदियों से चला आ रहा था, जो जिस तरीके की प्रकृति थी कि भाई इतने दिन सर्दी रहेगी, इतने दिन गर्मी रहेगी, उसी तरीके से हम ढले हुए थे। अभी इन 10, 20, 25, 30 सालों में ये विजिबल होने लग गया। जैसे कि आपकी जैसे कि बरसात है, अब बरसात आपके यहाँ हो रही है, मालूम पड़ा कि बरसात तो उतनी हो रही है, अगर हम एवरेज की बात करें कि साल भर में 550 mm हो या 600 mm हो, लेकिन वो 3 दिन में हो रही है, 5 दिन में हो रही है, जबकि पहले 45 दिन 50 दिन लगातार होती रहती थी। उससे क्या होता था कि पानी इस तरीके से बरसा था कि वो ग्राउंड वाटर में रिचार्ज भी होता था, इसलिए सरफेस से बहता उतना नहीं था जी। तो अब ये इसके बड़े बहुत ही व्यापक परिणाम हो रहे हैं जी। बह जाने की वजह से आपके ग्राउंड वाटर खत्म हो गया तो पानी खत्म हो जा रहा है। तो इस तरीके के परिणाम हैं। इसी तरीके से सर्दियां आपकी कभी जनवरी में चली जाती हैं, दिसंबर आपकी लगभग गर्म सी होने लग गई हैं, तो इससे बीमारियां होने लग गई हैं। तो इसका मतलब आदमी के जीवन के हर पहलू पर असर पड़ रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा खतरा है, और इसे पूरे वर्ल्ड में इस पर बहुत चर्चा। बिल्कुल, आपने वर्ल्ड का जिक्र किया तो इसी पर हम आते हैं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जो है वो सिर्फ किसी देश की कोई समस्या नहीं है, ये वैश्विक समस्या है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो इस तरीके से चीज़ें आती हैं, वैश्विक फोरम रहते हैं, वो उस पर बैठ करके चर्चा करते हैं। कई देशों के प्रतिनिधि बैठ करके जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कुछ पॉलिसीज़ बनाते हैं। तो ऐसे में अगर हम वैश्विक स्तर की अगर बात करते हैं सर, तो क्या कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, पॉलिसीज़ तो बनती हैं, जैसे कि हर साल पर्यावरण सम्मेलन होते हैं और उसमें करीब करीब 140 देश भाग लेते हैं। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है, इसमें 140 देशों ने भाग लेकर के पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो एक ये भी पहल है। इसी तरीके से वहाँ पर कुछ समझौते होते हैं। अब समझौते में जैसे कार्बन क्रेडिट की बात आती है, तो पूरे विश्व में इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ये कहा जाता है कि वो देश जिनके पास पेड़ हैं लेकिन वो लोग अविकसित हैं, और उनको विकास के लिए पेड़ों को काटना जरूरी है, क्योंकि उनको जगह चाहिए, ज़मीन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो ये लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर ये तय हो गया कि एक प्रोटोकॉल बन गया कि भाई आप इतने पेड़ रखेंगे तो आपको हम इतना पैसा देंगे। और जो देश ज़्यादा, जिनके यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन है या इस तरीके से ज़्यादा विकसित है, तो उनके यहाँ क्या है, ऊर्जा की खपत बहुत ज़्यादा है, तो उन लोगों से वो कंपनसेशन वसूल करके उनको दिए जाने का एक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल बना है। अब इससे जैसे मान लीजिए कि अभी मैं अफ्रीका की बात करूं, अफ्रीका के देश अविकसित टाइप के हैं, लेकिन उनके पास आगे अगले भविष्य में दिख रहा है कि उनके पास जितने पेड़ हैं वो उनके लिए एक बड़ी एक सोने की खदान होगी, क्योंकि पेड़ रखेंगे तो इतना पैसा उनको आएगा। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि इस तरीके से ये विश्व लेवल पर इस संतुलन को बचाए रखने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। जल परिवर्तन की अगर बात करते हैं, वन्य संरक्षण की अगर बात करते हैं, तो भारत इस ओर क्या कुछ कदम बढ़ा रहा है? अगर हम भारत की बात करें इस परिप्रेक्ष्य में, तो बस देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि केंद्र सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जीरो कार्बन की।
मतलब जो हमारा जो बैलेंस होगा वो इतना ही होगा कि वो जीरो कार्बन की तरफ बढ़ जाए। तो उसमें पेड़ पौधे लगाने के अलावा तकनीकों में परिवर्तन करना जिसमें कम से कम कार्बन डाइऑक्साइड निकले, और वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि हम जीरो बैलेंस पर आ जाएं। और जीरो बैलेंस पर आने का मतलब ये कि हमने इंटरनेशनल फोरम में ये हमने कमिटमेंट भी किया हुआ है। बिल्कुल जी। तो यही चीज़ है। तो इसके आधार पर केंद्र सरकार की ये बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी, काफी कुछ चीजें लेकर के आए हैं, उसमें हर सेक्टर में आ रही हैं, हर सेक्टर में लेकर के। और जो जीरो कार्बन की बात अगर कही जा रही है तो इस ओर भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ताकि पर्यावरण को संरक्षित किया जाए। प्रमोद कुमार जी, सबसे पहले तो आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप आज इस पर्यावरण जैसे मुद्दे पर आए और चर्चा की हमसे, और काफी कुछ चीजें आपने हमारे दर्शकों को बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो जिस तरीके से आज की जो हमारी चर्चा थी वो पर्यावरण पर आधारित थी, पौधरोपण को लेकर के हमने काफ़ी कुछ बात की। तो हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से यही कहना चाहेंगे कि आप अपने जीवन में वृक्ष जरूर लगाएं, पौधे जरूर रोपें, क्योंकि पौधे से ही प्रकृति बनती है और प्रकृति हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।